मैं डॉक्टर संजीव कुमार एमडी पीजीआई चंडीगढ़ निदेशक वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना कंकड़वा। मैं आज बांझपन के विषय पे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। खास करके हमारे सामान्य जनों को बांझपन के बारे में जानकारी का अभाव होता है और पुरुष बांझपन और महिला बांझपन अलग अलग क्या क्या कारण हैं और क्या उसका निराकरण है, इस पे हम लोग खास बात करेंगे। जिसमें कि अगर बोला जाए तो आज के ज़माने में आधे लोगों को पुरुष बांझपन की समस्या है और आधे में महिला बांझपन की समस्या है। खास करके मैं पुरुष बांझपन को लेकर के ज़्यादा काम करता हूँ, चूँकि मैं मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो जनरली अगर देखा जाए तो पुरुष बांझपन के मरीज़ को बहुत ज़्यादा पूछताछ या छानबीन या उसके ऊपर इवैल्यूएशन या बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन मैं विशेष तौर से उस पे ज़्यादा मेडिकल छानबीन कर के उनका रास्ता या निदान निकालते हैं उस समस्या को। तो पुरुष बांझपन पे अगर हम बात करें तो आज के जीवन पद्धति को लेकर के जो लाइफ़स्टाइल है, जो नशा और एडिक्शन का तरह-तरह का रूप है और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, चाहे उनके दफ़्तर में हो, चाहे उनके जो भी कार्य प्रणाली है उसको लेकर के हो, और वातावरण के बहुत तरह के पॉल्यूशंस, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो या खाने-पीने की जो सामग्री है उसका पॉल्यूशन हो, या प्रिजर्वेटिव्स जो डिफरेंट टाइप की सामानों में आजकल रेडीमेड खाने का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो वो सारे चीज़ किसी न किसी तरह के कीटनाशक हैं उसमें, जो उनको सड़ने गलने से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं और हमारे शरीर को उतना ही नुकसान करते हैं। ये सारे चीज़ें हमारे शरीर में वैसे जगहों पे ज़्यादा असर करती है जहाँ पे रोज़ नए सेल का जनन हो रहा है, चाहे स्पर्म बनने की प्रक्रिया हो, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं या शुक्राणु बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें लोगों के जीवन में सारे चीज़ों के मिलने से बहुत सा फ़र्क आता है, शुक्राणु की संख्या में, शुक्राणु की गुणवत्ता में, उनके आकार प्रकार में, उनकी गति में, और ये फाइनली पुरुष बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इन सब जीवन पद्धति में जो चीज़ें इनको प्रभावित कर रही हैं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उनमें हम लोग को लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम योगा प्राणायाम पे ध्यान दें, हम खान-पान में प्रिजर्वेटिव युक्त खाना से बचें, जो एडिक्शन है तंबाकू किसी भी रूप में या अल्कोहल, उनसे भी हम लोग बचें, ताकि पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता बनी रहे और उनको इस चीज़ से बाहर किया जाए। कुछ लोगों में कुछ हार्मोन की कमी भी होती है, जिनका मेडिकल उपचार से निदान हो जाता है। अगर हम बात करें अब महिला बांझपन को लेकर के, तो उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खास करके इन्फेक्शन संबंधी किया, जैसे आज भी इंडिया में जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा है, जो लोगों के बच्चेदानी, अंडेदानी या ट्यूब पे बहुत बुरा असर डालती है। कई बार उसकी वजह से ट्यूब की बंदी हो जाती है। तो इसमें हम लोग ट्यूब की बंदी को खोलते हैं, या अंडेदानी में अंडा बनने का दोष है, जिसको हम लोग एक पॉलीसिस्टिक ओवरी बीमारी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ दवाइयाँ, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या ओवेरियन ड्रिलिंग करके उस बीमारी से बाहर लाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक बच्चेदानी के एक्स-रे में ट्यूब की बंदी बताई जाती है। उनको अत्याधुनिक दूरबीन सर्जरी से हम लोग ट्यूब को खोलते हैं। तो अगर जिन लोगों का ट्यूब खुल गया, अगर 100 लोगों का ट्यूब की बंदी हो और हम लोग खोलने का प्रयास करें, तो उसमें कम से कम 70 लोगों का ट्यूब खुल जाता है। तो ऐसे लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ जैसे महँगे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे लोगों को उससे नीचे जो अन्य इलाज हैं, चाहे हार्मोन का इलाज हो, चाहे आईयूआई हो, जो 8,000, 10,000 या 15,000 रुपए के खर्चे में हो जाता है। अगर हम आईवीएफ की तरफ जाएँगे तो लाख, 1.5 लाख, सवा लाख वाली इलाज की खर्च आएगी। तो ये करेक्टिव सर्जरी, या इसको हम लोग आजकल फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी बोलते हैं, जिसको गायनी एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी एज वेल एज लेप्रोस्कोपी कहते हैं। कई जगहों पे ये सर्जरी की आवश्यकता ऐसे भी होती है, अगर बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, तो उसे जब हम दूरबीन से अलग करते हैं, तब वो बच्चेदानी बच्चा लेने के लिए उपयुक्त बन पाता है।
तो उसकी ज़रूरत उन लोगों को भी है जहाँ की ट्यूबबंदी सारे इलाज के बाद नहीं खुली और आईवीएफ ही एकमात्र रास्ता है, तब भी उसे बच्चेदानी में कोई गाँठ है, तो उसे ऑपरेशन करके हटाने बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं आगे का इलाज। तो ये गायनी एंडोस्कोपी एक बहुत ही मॉडर्न इरा का ज़रूरतमंद चीज़ है और आज अगर हम देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो अभी भी हम लोग का मेडिकल सिस्टम बहुत पीछे चल रहा है। बिहार, झारखंड में इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करे हैं, जिसमें बिहार के डॉक्टर, झारखंड के डॉक्टर, कुछ नेपाल से भी लोग आके ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हर जिला स्तर के जगहों पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ भी ये उपचार उपलब्ध हो, ताकि आंधे-मूंधे लोगों को आईवीएफ की तरफ जाने से रोका जा सके। दूसरा, आंधे-मूंधे डिस्ट्रिक्ट टाउन से पटना या कोई बड़े सेंट्रल प्लेस पे जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े, क्योंकि ये इलाज वहीं पे जब उपलब्धता होगी, तो लोग वहाँ पे लाभान्वित होंगे। दूरबीन सर्जरी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर उनमें उपचार हुआ तो मरीज़ को 6 घंटे में, 12 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन में अलग-अलग ऑपरेशनों के हिसाब से छुट्टी मिल जाती है अस्पताल से। सो अस्पताल में रुकने का खर्चा, दवाई का खर्चा, अस्पताल के इन्फेक्शन का रिस्क, सब चीज़ से बचाव होता है। मरीज़ के पेट में एक मामूली पतला-सा छेद करके अगर उसको कहिए तो अग्नि कलम जो है, अग्नि पेन के साइज़ का छेद से इंस्ट्रूमेंट जाता है और सारा ऑपरेशन होता है, तो मरीज़ की रिकवरी बहुत ही फ़ास्ट होती है। पोस्ट ऑप पेन भी काफ़ी कम होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है जिसको हम लोग गायनी एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी कहते हैं। एक ज़माना था कि लोग इसको लैप एंड डाई करके बोला करते थे, जिसमें कि नीचे बच्चेदानी में हिस्टेरोस्कोपी नहीं होती थी, बच्चेदानी के अंदर दूरबीन नहीं होता था। सिर्फ़ डाई डाला जाता था और पेट में दूरबीन डाल करके इसको देखा जाता था। लेकिन ये बहुत आउटडेटेड चीज़ है। जब बिगिनिंग में शुरू हुआ गायनी एंडोस्कोपी तब इसका प्रचलन था। लेकिन अभी भी हम लोग बिहार में देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं या इस मिसनोवर वर्ड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी का दूरबीन हो, तो उसकी गायनी फर्टिलिटी के लिए दूरबीन हो रही है, तो हिस्टेरोस्कोपी होना ही होना चाहिए। लैप एंड डाई उसका सरल सही इलाज नहीं है। उसका इलाज है डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप या ऑपरेटिव हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी, ना कि लैप एंड डाई। तो एक इस चीज़ के बारे में भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जब भी कोई डॉक्टर सलाह दें कि भाई हम आपके लिए दूरबीन का ऑपरेशन करेंगे बांझपन के ट्रीटमेंट के तौर पे, तो उनको सिर्फ लैप्रोस्कोपी ना कराएं, उसमें हिस्टेरोस्कोपी भी अवश्य हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर भी ऐसा प्रयास करेंगे अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे तो। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि एक स्त्री और पुरुष बांझपन को लेके लोगों के बीच जागरूकता हो। जब भी ऐसा लगे कि शादी हुई और बच्चे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और 1 साल तक आपको बच्चा नहीं आ रहा है, तो जो भी निकटवर्ती बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं, चूँकि अब आज के ज़माने में जब तक उसके स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से ना मिलेंगी, तो ये इलाज थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। आसान करने के लिए उसके विशेष जानकार से संपर्क करें और हम लोग इसकी जागरूकता को फैला भी रहे हैं, चिकित्सकों को ट्रेन भी कर रहे हैं और ये जन-जन तक इस मुहिम को ले जा रहे हैं।